हाय ऑल। तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे अबाउट अवर आईओसी कंटेनर। हमारा स्प्रिंग के अंदर जो है वो आईओसी कंटेनर करता क्या है यहाँ पर ये। तो आईओसी कंटेनर जो है वो बेसिकली एक एप्लीकेशन के लेवल पे हमें क्या करना पड़ता है कि काफ़ी सारे हमारे पास में ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट को जो है वो हमारा आईओसी कंटेनर वो क्रिएट करके देता है। तो फ्रेमवर्क जो है फ्रेमवर्क के अंदर क्या आईओसी कंटेनर है, वो उसको क्या करके देता है यहाँ पर क्रिएट करके देता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना के लिए भी हमें कोड राइट करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमें ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएशन है वो हमको आईओसी कंटेनर प्रोवाइड करके देता है। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका एक स्कोप होता है कि वो हमको सिंगलटन रखना है, प्रोटोटाइप रखना है। वो हमारे डिमांड पर होता है वो कि हमें उसको सिंगलटन रखना है, प्रोटोटाइप रखना है। तो बिजनेस लेवल जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर जो है वो एज ए वो सिंगलटन होते हैं। जो बिजनेस के लेवल के हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, एज ए वो सिंगलटन होते हैं। तो हमें क्या ऐसी क्लासेस को क्या है कि सिंगलटन करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेंगे। यदि हम मैनुअली उसको सिंगलटन करें तो हमें फिर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करना पड़ता है। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यदि यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें ये मैनुअली जो एफर्ट यहाँ पर ये लगाना पड़ेंगे। तो बिजनेस लेवल जो क्लासेस जो होती है वो सिंगलटन होती है ये। तो मैंने पहले के एप्लीकेशन पे काम किया है, तो वहाँ पर ये जो ये वाला जो कोड है ये कॉपी पेस्ट करना पड़ता था सारे के सारे क्लासेस में, जहाँ पर भी मुझे वो क्लासेस को सिंगलटन इंश्योर करना है। और ऑलवेज हम उसका ऑब्जेक्ट जो रिट्रीव करते थे वो गेट मेथड से, यहाँ पर क्या गेट इंस्टेंस मेथड से करते थे। जब भी हमें ये इसकी मेथड्स कॉल करना रहे, इसके अंदर मेथड रहेगी यहाँ पर ये जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है, ये तो कोड जो है वो सिंगलटन इंश्योर करने के लिए हो गया। फिर यदि कोई भी हमारे यहाँ पर ये बिजनेस लॉजिक है, यहाँ पर ये यहाँ पर कोई सी भी हमारे पास है मेथड है, फिर वो लॉजिक यहाँ पर रिटर्न रहता था। यहाँ पर ये अब जो भी हमको इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेफिनेशन हुई है, तो ये सब एफर्ट जो है वो हमको मैनुअली क्या है कि वो लगाना पड़ते थे ये। बट यदि हम फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास में जो सिंगलटन जो है वो हमको मिलेगा, बट हमको यहाँ पर जो उसका स्कोप जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग के अंदर जो स्कोप रहता है वो सिंगलटन रहता है। फिर आईओसी कंटेनर क्या करता है, कैशिंग करता है। अब वो ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगा, यहाँ पर रख लेगा और वो एज ए हैश मैप के अंदर वो मेंटेन करता है सारे ऑब्जेक्ट को। जब भी इस ऑब्जेक्ट की डिमांड होगी तो हम उसको कहीं पर भी रिट्रीव कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर एक होता है कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ क्रिएटेड होते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे डिपेंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी। तो एक ऑब्जेक्ट यदि दूसरे पे डिपेंड है तो हम उस पर क्या करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं। तो आईओसी कंटेनर जो है उसमें आईओसी जो है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक प्रिंसिपल है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो आईओसी कंटेनर ये बोलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो और उसकी जो डिपेंडेंसी है वो उसके पास में अवेलेबल हो। यदि एक ऑब्जेक्ट की मेथड को हम कॉल कर रहे हैं और वो इंटरनली किसी दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है वो, तो उसके अंदर वो इंजेक्शन होना चाहिए, पहले से वो अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पर ही। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्टर लगाते हैं यदि हमारे पास में इमिडिएटली हमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। सेटर लगाते हैं यदि अभी नहीं तो जब रिक्वायरमेंट होगा, जब बाद में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इंजेक्ट कर देंगे। फील्ड इंजेक्शन है रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू यहाँ पर लगाते हैं, तो हम तो फील्ड इंजेक्शन यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर एक एनोटेशन लगाना पड़ता है, तो फील्ड इंजेक्शन हमारे पास में एप्लीकेबल होता है ये। तो हमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेडी टू यूज़ मिलेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा ये आईओसी कंटेनर है, जहाँ पर हम हमारी क्लासेस जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग,
बीन और अवर कॉन्फ़िगरेशन, अवर कॉन्फ़िगरेशन जो है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको ये पास करेंगे हमारे आईओसी कंटेनर को ही। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये मल्टीपल टाइप का रहेंगे। ये एक्सएमएल है, ओल्डर अप्रोच है। फिर एक है हमारा ये एनोटेशन जो कि हम यूज़ करते हैं। और एक है हमारे पास में जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अलग अलग तरीके के हमारे पास में क्या है ये कॉन्फ़िगरेशन है। हमें क्या करते हैं, आईओसी कंटेनर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पास करते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं, जो ऑब्जेक्ट जो मिलते हैं यहाँ से वो रेडी टू यूज़ रहते हैं। तो ये जो आईओसी कंटेनर जो हमारे पास में जो है ये बेसिकली ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के दिए हुए हैं। तो आईओसी कंटेनर जो है हमारे पास में वो दो टाइप के हैं। एक है हमारे पास में बीन फैक्ट्री। ये आईओसी कंटेनर जो हमको दिया हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेस दिया हुआ है यहाँ पर ये। तो इंटरफेस के फॉर्म में हमें आईओसी कंटेनर मिले हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस दी हुई है। वो क्लासेस जो होती है एक्चुअली में उसके ऑब्जेक्ट कंटेनर होते हैं। तो उन क्लासों की क्या होती है, अपनी अपनी क्या होती है, वो कैपेबिलिटी होती है। वो बेस्ड ऑन दैट जो है वो पर्टिकुलरली कंटेनर काम करते हैं। जैसे कि सिंपल एप्लीकेशन है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन है, उसका कंटेनर अलग होगा। फिर यदि हमारा एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, उसका कंटेनर अलग होगा क्योंकि उसके पास में वो वेब रिलेटेड कैपेबिलिटी रहेगी। तो एक बीन फैक्ट्री है, ये ओल्ड कंटेनर है, ये आउटडेटेड है, इसको वैसे भी यूज़ नहीं करते। इसमें बहुत स्प्रिंग के बेसिक फीचर होते हैं। हम जो यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाला कंटेनर यूज़ करते हैं। तो एक बीन फैक्ट्री हमारे पास में है और एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का कंटेनर है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है, बीन फैक्ट्री का इंटरफेस है। तो बीन फैक्ट्री जो है ये इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बेसिक फीचर होते हैं ओनली। जो स्प्रिंग के बेसिक फीचर है जस्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इसी तरीके के हमारे पास में क्या है फीचर है यहाँ पर ये। बट ये इसके अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं क्योंकि एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी सारे फीचर होते हैं ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास में ही। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, क्या बोल रहे हो, मुझे बताने तो दो आगे हैं। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है ये हमारे पास में एक ये इंटरफेस है। इसके इम्प्लीमेंटेड हमारे पास में जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। तो एक है हमारे पास में क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या हो गया इसका, ये कि इम्प्लीमेंटेड यहाँ पर ये क्लास है ये। फिर एक है हमारे पास में फाइल सिस्टम एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और एक अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं एनोटेशन कॉन्फ़िग।
तो ये बेसिकली ये हमारे पास में ये कंटेनर है ये। तो ये जब हम लोग एक्सएमएल बेस्ड का अप्रोच का यूज़ करते हैं, तो ये दो टाइप के कंटेनर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं। ये भी सेम ही है, बट यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली हम लोग एक्सएमएल को पास करते हैं। और ये वाला यूज़ होता है इन केस ऑफ एनोटेशन, जब हम लोग क्या करते हैं एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं, जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो पहले हम एक्सएमएल को अंडरस्टैंड करते हैं, बट एक्सएमएल वाला भी यूज़ नहीं करते हैं, हम करते हैं एनोटेशन वाला। तो यहाँ पर जो है ये कंटेनर का काम जो है वो हमको यहाँ पर जो है कंटेनर को हमको ये कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर ये पास करवाना है यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग का जो है ये कंटेनर है, और यहाँ पर रेडी टू यूज ऑब्जेक्ट मिलता है। अब ऐसा क्या है कि यहाँ पर जो कंटेनर जो हमको यूज़ करना है यहाँ पर ये, वो हम लोग उस कंटेनर को क्या करते हैं यहाँ पर ये राइट करते हैं यहाँ पर ये। बट यदि हम लोग एप्लीकेशन को बनाए स्प्रिंग बूट में, जो कि अभी के समय हमारे एप्लीकेशन के होते हैं वो स्प्रिंग बूट बेस्ड एप्लीकेशन जो है यहाँ पर ये। तो ये तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग बूट का क्या करते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर ही। स्प्रिंग बूट का यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। और ये बूट का एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कंटेनर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये इसके अंदर कौन सा आईओसी कंटेनर उसको स्टार्ट करना है, ये सब ये कर लेता है ये, खुद से अंडरस्टैंड कर लेता है यहाँ पर ये कैसे करता है, वो स्प्रिंग बूट में समझ में आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि स्प्रिंग की बीन क्लासेस यहाँ पर पास करते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। ये स्प्रिंग को और एडवांस किया गया यहाँ पर ये। और इसमें एक स्प्रिंग को एडवांस करने के अलावा एक रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर जो जो भी चीज़ें होती है वो चीज़ें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करी यहाँ पर की गई यहाँ पर ये, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो क्विकली क्रिएट हो। तो स्प्रिंग का बीन यहाँ पर भी रहेगा यहाँ पर ये। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन हम दे रहे हैं वैसा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी देना है, बट वो बहुत ही कम देना है यहाँ पर ये। और लेस कॉन्फ़िगरेशन है वो भी किसी एक्सएमएल या जावा के अंदर नहीं देना है हमको यहाँ पर ही वो कॉन्फ़िगरेशन। उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको प्रॉपर्टी फाइल का यूज़ करना है यहाँ पर, या YAML फाइल का यूज़ करना है। ये एक लैंग्वेज है, अनादर मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं उसको। तो उसके थ्रू हम लोग बहुत लेस कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं तो एक्सएमएल के अंदर काफ़ी सारे सिंटेक्स राइट करना पड़ता है एक्सएमएल का कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के लिए। एनोटेशन राइट करना पड़ते हैं, एनोटेशन तो हम लोग यहाँ भी राइट करते हैं। जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो पूरा के पूरा कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन में बताना ये रहता है कि ये हमारी क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है यहाँ पर। तो पर्टिकुलरली क्लास का जो वो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करता है, उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताना पड़ती है। यहाँ पर ये सब बताना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पर ये। लेकिन कुछ लेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना रहेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। लाइक डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके पासवर्ड वगैरह बताने पड़ेंगे किस लोकेशन पे हमारा डेटाबेस है। तो ये जो है वो सब स्प्रिंग बूट के इंटरनली वो कर लेता है वो कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए स्प्रिंग बूट जो है वो यहाँ पर क्या है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, क्योंकि स्प्रिंग के पास में क्या है ये स्टार्टर से ही है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। फाइलें राइट नहीं करना पड़ती है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाती है, जस्ट मिनिमल इंफॉर्मेशन देना है यहाँ पर ये।
लाइक कोई यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह बताना है तो प्रॉपर्टी फाइल से बताओ। बाकी उसके रिलेटेड कोई क्लासेस हमको राइट नहीं करना है, सब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ये एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जब समझ में आ जाएगा ये कि क्या बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इसलिए स्प्रिंग बूट को हम लोग बोलते हैं। स्प्रिंग का जो एप्लीकेशन जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर से हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ये कॉन्फ़िगरेशन को माइनस कर दिया यहाँ पर। ये जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। फिर कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे एफर्ट नहीं लगाना है। और स्प्रिंग के अंदर काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे हमको। लाइक इसके अंदर कॉन्सेप्ट मिलेगा, प्रोडक्शन रेडी हमको फीचर मिलेंगे एक्चुएटर। तो एक्चुएटर के अंदर क्या होते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर की इंफॉर्मेशन निकल जाती है। लाइक कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कितने थ्रेड रन हो रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर। जस्ट हमको क्या करना है, वहाँ पर जार फाइल ऐड करना है। कुछ एडिशनल टूल नहीं लगाना है, नहीं तो नॉर्मल एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी टूल परचेस करने पड़ते हैं जब एप्लीकेशन मेंटेनेंस फेज में रहता है। यहाँ पर होता है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के लिए, प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जब एक ही एप्लीकेशन हमारा डेव एनवायरनमेंट में है, क्यू एनवायरनमेंट में है, या यूएटी में है, या प्रोडक्शन में है, तो हमारे पास में क्या होती है, सेट ऑफ यहाँ पर प्रॉपर्टी फाइल होती है जो कि अलग अलग लेवल पे लगती है। अब जैसे कि डेवलपमेंट के लेवल पे जो है वो अलग डेटाबेस यूज़ हो रहा है, प्रोडक्शन में अलग यूज़ हो रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये प्रोफाइल कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। जस्ट हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टी फाइल में उसकी कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है, इसके पास में कॉन्सेप्ट है रनर्स का। तो जब भी कोई एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो क्या चीज़ें उसके अंदर पहले से हो जाना चाहिए। यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, रनर्स इंप्लीमेंट करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वो चीज़ें को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। वो प्री इनिशियलाइज कर देता है उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं रनर्स। तो इसके अंदर रनर्स है। फिर एप्लीकेशन को हमारा हमें क्या करना है, क्विकली जो है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो हमको एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं करना है, इसके अंदर एम्बेडेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। एज ए डेवलपमेंट के लेवल पे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यहाँ पर ये। तो हमको अलग से सर्वर, अलग से डेटाबेस इंस्टॉलेशन नहीं करना है। जस्ट अपना लॉजिक राइट करो और उसको टेस्ट कर लो, उसके बाद में उसको एनवायरनमेंट में डाल दो। तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल जो भी डेटाबेस है वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो, और फिर वो वही हमारा बिजनेस लॉजिक है वहाँ पर परफॉर्म होगा ये। तो काफ़ी सारे इसके पास में फीचर है। ये एक तरीके का स्प्रिंग को ही यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट जो है वो, इसके अंदर भी इंटरनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही है ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो इंटरनली है तो उसको रन करने के लिए क्या आईओसी कंटेनर चाहिए रहता है। तो आईओसी कंटेनर ये खुद डिटेक्ट करता है, हमको मैन्युअली यहाँ पर बताना नहीं पड़ता, ये खुद डिटेक्ट करता है इंटरनली उसको कौन सा आईओसी कंटेनर लग रहा है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्लस आईओसी कंटेनर डिटेक्शन के लिए इसके पास में होते हैं स्टार्टर्स। तो काफ़ी चीज़ें ये पहले से कर लेता है, और हमें मोस्टली फोकस करना पड़ता है बिजनेस लॉजिक पे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करोगे डायरेक्टली तो बिजनेस लॉजिक पे भी फोकस करना है और ये कॉन्फ़िगरेशन पे भी फोकस करना है। और ये कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है ये छोटी मोटी नहीं होती है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्टार्ट समय देखने को मिलेगा ये बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। एक्सएमएल फाइल जो है उसके अंदर दिखेगी, एक्शन एक्शन से रिलेटेड जो एक्शन फाइल है वहाँ पर ये एक्सएमएल फाइल, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट डे बाय डे बढ़ता जाएगा, सेट ऑफ क्लासेस फाइल बढ़ती जाएगी, वैसा एक्सएमएल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो
उसको हैंड खुद से मैनेज करना पड़ता है इतने बड़े कॉन्फ़िगरेशन को, और कुछ प्रॉब्लम होती है फिर उसको आइडेंटिफाई करो। ऑब्जेक्ट क्रिएशन किसके होंगे, कौन किस पे डिपेंड है, सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डालना ही है। तो इशू आ जाएगा तो फिर काफ़ी यहाँ पर क्या होती है, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है इशू, ये कहाँ पर है, क्या क्रिएट नहीं हो रहा है ये। छोटा एप्लीकेशन है तो ठीक है, लेकिन बड़े बड़े एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन का साइज यदि बढ़ गया तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो स्प्रिंग बूट के केस में रिड्यूस हो जाती है यहाँ पर ये। और स्प्रिंग बूट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिपेंडेंसी का जो है वर्जनिंग का रिजोल्यूशन करके देता है। यदि हम लोग स्प्रिंग बूट को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये, तो पहले हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क को लर्न करें फिर हम स्प्रिंग बूट पे जाएंगे। पहले क्या चैलेंजेस हमको यहाँ पर आ रहे हैं, फिर क्या स्प्रिंग बूट में क्या रिजोल्यूशन हमको मिल रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा वो रेडी टू यूज़ मिलेगा। और ऐसा कि ऐसा क्या रहेगा यहाँ पर, जो हमारे पास में स्प्रिंग बूट का हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो हमारा जो एप्लीकेशन जो होगा, स्प्रिंग बूट फोकस करता है हमारा रैपिड एप्लीकेशन पे, कि एप्लीकेशन के लेवल पे डेवलपर्स को एफर्ट कम लगाना पड़े। तो जो जो भी एक एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती है वो स्प्रिंग बूट क्या करता है, उसको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो एज ए जो है वो हमको एज ए वो कोडिंग के लेवल पर जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि फ्रेमवर्क जो होते हैं उसके अंदर सेमी डेवलप्ड कोड होते हैं, बट जहाँ पर सेमी डेवलप्ड कोड भी है उसके टॉप पर जो जो भी चीज़ें होती है एप्लीकेशन के लेवल पर, जब हमारा एप्लीकेशन क्या करता है सर्वर पर रन करता है, फिर अलग अलग एनवायरनमेंट में जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है, मैनुअली करना पड़ता है, यहाँ पर एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर उनने वो उन कॉन्सेप्टों को दे दिए जहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट कम डालना पड़ेगा। इसलिए अभी के समय में जो अभी की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, उसमें जस्ट हमको कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखना पड़ता है, बाकी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। तो ये स्प्रिंग बूट के पास में ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी है रैपिड एप्लीकेशन वाली, और इसलिए ये फिट बैठता है हमारे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में, जहाँ पर हमें रैपिडली एप्लीकेशन क्रिएट करने पड़ते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट करने पड़ते हैं। तो स्प्रिंग बूट के पास में क्या है कि खुद के यहाँ पर ये जो है ये फीचर है, उसके साथ में जब ये इंटीग्रेशन करता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से या सर्वर से, तो उसके भी एपीआई है स्प्रिंग के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे कि डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है एनवायरनमेंट के लेवल पे, कोडिंग के लेवल पे ही है। तो ये सब स्प्रिंग बूट के अंदर है, ये स्प्रिंग बूट इसलिए फेमस है। बट स्प्रिंग बूट के इंटरनल क्या चलता है, तो हमें उसके लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क के एटलीस्ट स्प्रिंग कोर मॉड्यूल का नॉलेज चाहिए ही है। स्प्रिंग कोर मॉड्यूल कैसे यहाँ पर ये काम करता है, तो स्प्रिंग के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में होता है कंटेनर, आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर का हमारे पास में ये तीन टाइप के से ये कंटेनर है, क्लास पाथ है, फाइल सिस्टम है, एनोटेशन है। तो अभी हम लोग जो है वो स- हमारा जो एप्लीकेशन है वो वेब एप्लीकेशन नहीं है, तो हमें वेब वाला कंटेनर नहीं चाहिए। जब हमारा एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन रहेगा तब हमें वेब वाला कंटेनर चाहिए होता है। लेकिन अभी हमारे सिंपल एप्लीकेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास पाथ वाला कंटेनर यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले हमारे एक प्रोग्राम को पहले राइट करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम को, उसके बाद में हम लोग इसके अंदर की चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, सो दैट हमें यहाँ पर फील हो कि एक्चुअली में हम लोग लर्न क्या कर रहे हैं। तो मैं स्प्रिंग का एक मेवन प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर ये। तो बेसिकली जो मेवन जो होता है वो हमें, मेवन एक टूल है जो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें करता है, हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करके देता है, हमारे लिए डिपेंडेंसी को क्या करता है वो रिजोल्यूशन करता है, और हमें क्या करता है बिल्ड बना के देता है ये। तो ये रियल टाइम टूल है मेवन का। तो अभी तो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और मेवन का एकदम डेप्थ में चाहिए ये। तो
मैंने यहाँ पर जो है वो ऐसे वो एक्सप्लेन किया हुआ है काफ़ी यहाँ पर डीप में मेवन को। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर यदि यहाँ पर देखोगे ये, तो मैंने मेवन को यहाँ पर डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है ये। सेशन नंबर 21। तो मेवन के अंदर जो जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने यहाँ पर जो है वो काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है ये। सिंपल से प्रोजेक्ट में रियल टाइम प्रोजेक्ट के बेच में मैंने ये जो है मेवन टूल एक्सप्लेन किया है। और फिर कभी आगे मैं मेवन टूल एक्सप्लेन करूँगा तो मैं बता दूंगा यहाँ पर ये। तो जो हमारे पास में मेवन टूल है या थर्ड पार्टी टूल होता है जो कि हमको क्या करना पड़ता है अपाचे का यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन के लेवल पे जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ये, तो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो एप्लीकेशन क्रिएट करते समय हमारे पास में क्या होता है कि एक पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। जो जावा बेस्ड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है या नॉन जावा बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसको बाद में क्या करना है कि उसकी डिपेंडेंसी हमको चाहिए। उसके हमको क्या चाहिए कि उसके अंदर के हमको बाद में क्या करना पड़े, उसको बिल्ड बनाना पड़े। तो मेवन क्या करता है कि उसको रिजोल्यूशन देता है हमारे पास में ये। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट के बाद में उसकी बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हमको यहाँ पर चाहिए होती है। तो ये हमारे पास में ये क्या है, ये मैवन रिपोस्ट्री है। तो पहला अप्रोच क्या रहेगा कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करो, सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड करो और उसको प्रोजेक्ट के क्लास पाथ में सेट करो। तो बार बार हम ये करते नहीं रहेंगे ये। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को जो हमारा प्रोजेक्ट है हम लोग मेवन बेस्ड क्रिएट करेंगे। और मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो ऑलरेडी सारी की सारी लाइब्रेरी जो है हमारी ये मेवन की सेंट्रल रिपोजिटरी में दी हुई है ये। तो ये क्या होती है हमारे सब सिस्टम पे डाउनलोड होती है और ये एक लोकेशन पे आती है यहाँ पर। तो वो .m2 फोल्डर उसका एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहता है, वहाँ पर आती है वो। हम लोग लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्विकली पहले एक मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और जावा के एप्लीकेशन को हम लोग पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्रोजेक्ट में जाते हैं यहाँ पर ये मेवन। तो मेवन के पास में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रहेंगे यहाँ पर ये। तो ये नीचे प्रोसेसिंग पे लग गया है, ये इसको यहाँ पर शो करेगा। अभी हमको मेवन का जो प्रोजेक्ट चाहिए वो चाहिए एज ए सिंपल प्रोजेक्ट। हमें कोई ना कोई वेब प्रोजेक्ट चाहिए ना किसी टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए। तो मेवन का हम लोग सिंपल प्रोजेक्ट देखते हैं। तो सिंपल प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास में मेवन की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। आर्क टाइप, आर्टिफ वर्जन। तो हमें जो है वो सिंपल प्रोजेक्ट का यहाँ पर आर्क टाइप चाहिए। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे क्या करेगा, हमको ये सजेशन में देगा ये। तो अभी हमको सिंपल प्रोजेक्ट चाहिए। तो सिंपल प्रोजेक्ट हमारे पास में आता है क्विक स्टार्ट। तो मैं
उसका हम लोग आर का टाइप यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली मेवन को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में जो है वो सेट करना पड़ता है यहाँ पर मेवन के अंदर। तो जब भी कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेटिंग करना पड़ता है मेवन की। क्योंकि एप्लीकेशन के लेवल पर, हर प्रोजेक्ट के लेवल पे एक स्पेसिफिक मेवन का वर्जन नहीं रन करता है यहाँ पर ये। तो आईडी के अंदर भी इंट्रीग्रेटेड आता है वैसे, लेकिन हमको आईडी वाला यूज़ नहीं करना है, हमको यहाँ पर उसकी सेटिंग करना पड़ती है। तो सेटिंग करोगे यहाँ पर ये, तो पहले यहाँ से डाउनलोड करना है। मेवन की साइट से हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर मेवन को डाउनलोड करोगे यहाँ पर ये, तो मेवन को डाउनलोड करेंगे। तो ये विंडो के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, जिसके लिए भी करना है, तो हमारे पास में क्या होगा कि वो मेवन टूल का यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास में एक जिप फाइल आएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये टूल दिखेगा यहाँ पर ये। तो इसके बीन के अंदर यहाँ पर ये टूल है ये। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्जन का हम लोग मेवन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो उसका जो पाथ है, तो ये मेवन का वर्जन आ गया है यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोडेड है यहाँ पर ये, बट हमको ये क्या करना पड़ेगा, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसका जो यहाँ पर पाथ है, ये डे वन जैसे इंडस्ट्री ज्वाइन करते वैसे करना पड़ता है ये। तो हमें क्या मिलते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए हमारे एप्लीकेशन के लिए, प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर चाहिए, ये हमको मिलते हैं हमारे लीड से या पुराने कलीग से ये। तो मेवन का कौन सा वर्जन चाहिए, तो यहाँ पर जाके हमको क्या करना पड़ता है, उसकी सेटिंग करना पड़ता है। तो कौन सा हम लोग मेवन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन में जाना है और ऐड करना है यहाँ पर। तो ऐड करोगे यहाँ पर, तो जहाँ पर भी तुम्हारा यहाँ पर ये मेवन है ये, तो ये यहाँ पर मेवन फोल्डर को सिलेक्ट करना है यहाँ पर ये, और यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। तो ये एम्बेडेड वाले को छोड़ देगा जो इसके अंदर है, आईडी के अंदर ये जो हमने बाहर जो किया है उसको पॉइंट करेगा यहाँ पर ये। अब पॉइंट करेगा तो यहाँ पर हमको उसकी अंदर क्या होती है, मेवन के अंदर सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल होती है यहाँ पर ये। तो सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर, मेवन टूल के अंदर क्या होगी, सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल होगी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। बहुत ज़रूरी है पता होना, इसके अंदर क्या है कि एक लोकेशन होगा यहाँ पर, लोकल डायरेक्टरी। तो यहाँ पर क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली रहती है, यूज़र होम M2, ये तुम्हारे सी, जहाँ पे जो तुम्हारा होम फोल्डर है सी के अंदर होता है, वो M2 के अंदर एक रिपोजिटरी फोल्डर बनाता है, वहाँ पर तुम्हारी जार फाइलें डाउनलोड होती है। बट उसको रिप्लेस मारो ऐसी जगह से जहाँ पर स्पेस हो, इंडस्ट्री के अंदर सी वाली लोकेशन को यूज़ नहीं करना है। और यूज़ भी करना है तो हमको एक स्पेसिफिक फोल्डर मिलता है, उसी को यूज़ करना है। तो वो लोकेशन से हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे। तो मेरा ये डी के अंदर एक लोकल रिपोजिटरी करके मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है सारी की सारी जो है वो जार फाइलें वो डाउनलोड हो जाती है यहाँ पर आके।
तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सी लोकेशन पे जाता नहीं है, तो वहाँ पर अपनी सेटिंग फाइल हटाकर ये वाली जो सेटिंग फाइल है उसको हमको यहाँ पर क्या करना है, उसका पाथ यहाँ पर देना है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ यहाँ तक का जो पाथ है यहाँ पर दे देना है ये। तो डिफ़ॉल्ट वाला लोकेशन लेगा नहीं है, तो इस तरीके से क्या है, मेवन की यहाँ पर ही सेटिंग करना है ये। तो मेवन जो है हमारे पास में, तो मेवन टूल जो रहेगा वो क्या करेगा, ये हमारे लिए क्या करेगा, वो क्रिएट द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चाहिए रहता है मेवन का ही। और डाउनलोड द डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी को क्या करता है ये, डाउनलोड करता है यहाँ पर, उसकी लाइफ साइकिल मैनेज करता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है मेवन के अंदर भी, मेवन भी एक रियल टाइम टूल है। फिर हम क्या करते हैं कि जो कि इसकी डिपेंडेंसी रहती है उसके अंदर क्या करते हैं, डाउनलोड होती है, कंपाइल होता है, बिल्ड बनता है। तो हमको क्या करवाना है, बिल्ड बनाना है प्रोजेक्ट का। उसके अंदर कोई यूनिट टेस्ट केसेस है तो उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उसकी रिपोर्ट निकालना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके पास में, मेवन के पास में, बट अल्टीमेटली हमको क्या करना है, ये एक बिल्ड टूल है जिसकी हेल्प से हमको बिल्ड क्रिएट करवाना है। जार क्रिएट करवाओ, और क्रिएट करवाओ, जो भी क्रिएट करवाना है क्रिएट करवाओ। तो ये चीज़ें हमें करवाना है मेवन के थ्रू। तो मेवन के पास में क्या है कि एक अपनी सेंट्रल रिपोजिटरी है, मेवन रिपोजिटरी, एक सेंट्रल रिपोजिटरी है ये। तो जो जो भी हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसी डालते हैं, वो उन पर्टिकुलरली डिपेंडेंसी को क्या करता है कि ये हमारी क्या है, ये सेंट्रल रिपोजिटरी है। तो हमारे प्रोजेक्ट के लेवल पे हम क्या करते हैं कि जो जो भी हम लोग डिपेंडेंसी डालते हैं, तो जो भी हमको डिपेंडेंसी डालना है मेवन के प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास में क्या आएगी, एक फॉर्म फाइल आएगी ये, फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल। उसके अंदर हम लोग डिपेंडेंसी में हम लोग डालेंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी जो जो भी हमको इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड जार फाइल है, जो भी डिपेंडेंसी है, वो किस लोकेशन पे आएगी हमारे पास में, जो कि हमने सेटिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर यहाँ पर जो डाल के रखा हुआ है ये सेटिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर हमारे पास में ये जो लोकेशन है ये, इस लोकेशन के अंदर क्या होगी, वो पहले डाउनलोड होगी आके। इस लोकेशन के अंदर पहले क्या होगी, वो डाउनलोड होगी आके ये यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर, ये सारी की सारी जो भी हमारे पास में डिपेंडेंसी रहेगी वो इस लोकेशन के ऊपर क्या होगी, वो डाउनलोड होगी। तो मेवन एक टूल है ये, इसको पूरा डिटेल में देखना पड़ता है, क्योंकि इसकी क्या होती है कि मेवन टूल के क्या होते हैं, कुछ फेज होते हैं। वो पर्टिकुलरली यहाँ पर उसके पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या क्या होता है, कौन कौन से फेज होते हैं, ये मैंने बहुत हाई लेवल बताया। बाकी उसका अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि कौन कौन से प्लगइन हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, किस सीक्वेंस में काम करते हैं, क्लीन, कंपाइल, डिप्लॉय, इंस्टॉल। काफ़ी सारी इसके अंदर की क्या कमांड है यहाँ पर ये। तो इसको मैं डिटेल में किसी और दिन सिर्फ मेवन टूल का ऐसा वर्कशॉप लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोगों को स्प्रिंग पे फोकस करना है यहाँ पर ये। तो ये वैसे स्प्रिंग बूट के लिए पहले से प्रीरिक्विजिट है कि आना ही चाहिए मेवन टूल यहाँ पर। तो ये मेवन के थ्रू हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हमको क्या करना है कि स्प्रिंग का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू करते हैं प्रोजेक्ट, लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं।
तो हमें काफी सारे टाइप के क्या मिलेंगे यहाँ पर, ये आर का टाइप मिलेंगे। तो आर का टाइप मतलब प्रोजेक्ट होते हैं, तो हमें जावा बेस्ड प्रोजेक्ट चाहिए, वो भी सिंपल वाला। तो हमें सिंपल प्रोजेक्ट का यहाँ पर आर का टाइप जो है वो चाहिए रहेगा यहाँ पर ये। तो सिंपल प्रोजेक्ट का जो हमारे पास में आर का टाइप रहेगा, वो रहेगा मेवन आर का टाइप क्विक स्टार्ट। तो मुझे क्विक स्टार्ट वाला जो है ये प्रोजेक्ट चाहिए। अब इसके अंदर जो है वो हमको ये वाला प्रोजेक्ट चाहिए, सिंपल वाला क्विक स्टार्ट। तो यहाँ पर जो है ये, तो मेवन के अंदर होता है ग्रुप आईडी, जिसके अंदर हम लोग डालते हैं बेसिकली किसी भी कंपनी का नेम, कॉम डॉट टी सी एस, कॉम डॉट कॉन्गनिएंट। फिर आर्टिफैक्ट आईडी हमारे पास में है ये। अभी हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं इसका जो नेम है वो 03 कर देता हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे कार इंजन ऐप के अलावा भी एक और अभी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करना है। अब मुझे किस कंपाइलर से मुझे उसको यहाँ पर कंपाइल करवाना है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर ये। अब मेरा क्या होगा, वो प्रोजेक्ट जो होगा वो क्रिएट होगा, तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट होगा नीचे वो। मेवन के लिए इंटरनेट का होना जरूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट होती है। तो ये मेवन का मेरे पास में क्या होगा, ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। या- तो ये मेरे पास में क्या हो गया, मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ये। तो यहाँ पर क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो कुछ क्लास क्रिएट हो गई है, और एक यहाँ पर आएगी पॉम डॉट एक्स एम एल। तो मेवन के प्रोजेक्ट में क्या रहती है, पॉम डॉट एक्स एम एल फाइल रहती है। तो मेवन प्रोजेक्ट जो है वो एक ये रियल टाइम टूल है, मेवन बिल्ड टूल बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि मेवन से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, विदाउट मेवन प्रोजेक्ट भी डायरेक्ट आईडी से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आईडी से क्रिएट किए हुए प्रोजेक्ट में हम हमारा क्लास फाइल तो राइट कर लेंगे, लेकिन एडिशनल हमको यदि उसका बिल्ड बनाना रहे या हमको डिपेंडेंसी डालना रहे, तो फिर डाउनलोड कर करके डालना पड़ेगी वो। अब मेवन से करोगे तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी, सब डाउनलोड हो जाएगी और उसके क्लास पाथ में सेट हो जाएगी यहाँ पर ये। तो जो जो भी हमारे मेवन की डिपेंडेंसी दिख रही है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली जो है वो किसी लोकेशन पे क्रिएट हो गया, क्या हो गई है वो डायरेक्टली जो है वो वहाँ पर ये क्लास पाथ में सेट हो गई है। अब यहाँ पर देखो ये लोकेशन आया कि मेरी जार फाइल है किस लोकेशन पे गई है, अब ये गई है M2 फोल्डर में बाय डिफॉल्ट। इसने ये वाला लोकेशन लिया नहीं है, आई डोंट नो। हाँ, देखो यहाँ पर सेटिंग डॉट एक्सएमएल वाला सेव नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे, इसलिए उन्हें वाला लोकेशन लिया नहीं है। हम यहाँ पर हमारी सेटिंग डॉट एक्सएमएल को डालें, क्योंकि मुझे सी ड्राइव को जो है वो फील नहीं करना है। ये मेरी लोकल रिपोजिटरी का यहाँ पर सी डॉट लोकल रिपोजिटरी आ गया यहाँ पर ये, जो कि वो एक्सएमएल में है। अप्लाई एंड क्लोज करना यहाँ पर ये। अब इसने इसको फिर से डाउनलोड किया, और अब यहाँ पर लोकेशन देखोगे जार फाइल होगा, तो यहाँ पर दिखेगा डी डॉट लोकल रिपोजिटरी। ये मेरी इस लोकेशन के ऊपर क्या हो गई है, डाउनलोड हो गई है, और क्लास पाथ में ये सेट हो गई है ये हो गया हमारे पास में मेवन प्रोजेक्ट। अब हमें क्या करना है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी जो है वो चाहिए। तो अभी जो है यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी जो है वो प्लगइन इंस्टॉलेशन हो जाते हैं, तो अभी इसका काम नहीं है। ये सब मेवन के अंदर आते हैं, प्लगइन क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, बिल्ड क्या है।
अभी हमें जस्ट डिपेंडेंसी से मतलब रखना है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी अभी इसका भी कोई काम नहीं है। तो हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट, यहाँ पर जो है हमको स्प्रिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड डिपेंडेंसी चाहिए। तो स्प्रिंग यूज करोगे तो स्प्रिंग की डिपेंडेंसी चाहिए, स्ट्रट्स यूज करो तो स्ट्रट्स की डिपेंडेंसी चाहिए, हाइबरनेट यूज करो तो हाइबरनेट की डिपेंडेंसी चाहिए। बाद में हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज करेंगे तो स्प्रिंग बूट से रिलेटेड डिपेंडेंसी चाहिए रहेगी। तो हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करना है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए मिनिमम मिनिमम हमको कोर कंटेनर चाहिए उसका। तो मिनिमम मिनिमम हमें जो डिपेंडेंसी लगेगी स्प्रिंग फ्रेमवर्क की, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डाल देते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क डिपेंडेंसी। तो अभी स्प्रिंग का कौन सा वर्जन चल रहा है यहाँ पर? 6 पॉइंट। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो 6 वाला वर्जन है वो अभी करंट वर्जन है। जो स्प्रिंग 6.2.6 मतलब 6.x वाला जो वर्जन है वो करंट वर्जन है। हमको क्या करना है कि इसकी जो है वो हमको डिपेंडेंसी चाहिए ताकि हम लोग कोर कंटेनर को यूज कर सकें। तो ये स्प्रिंग की क्या मेवन की रिपोजिटरी है, 6 वर्जन जो है वो यहाँ पर ये अभी ये यहाँ पर सपोर्ट में। बाकी जो है वो 7.x अभी बिल्ड हो रही है। इसके अंदर जो होते हैं ये सब ये रिलीज के अलग अलग नेम रहते हैं, टैग रहते हैं। अभी ये स्टेबल नहीं हुए हैं। अभी स्टेबल जो है वो 6.x वाला वर्जन है। तो हमें जो चाहिए यहाँ पर स्प्रिंग कंटेक्स्ट में वन डिपेंडेंसी कंटेक्स्ट से हम स्प्रिंग कंटेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर फॉर्म में ले लेंगे। तो जितनी भी एसेंशियल लाइब्रेरी है, ट्रांजिटिव लाइब्रेरी, वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ और डिपेंडेंसी में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पर मैंने वर्जन डाला है ये। अब ये वर्जन में स्प्रिंग बूट में आगे नहीं डालूंगा मैं ये। स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली वर्जन उठा लेता है वो। और वो कैसे करता है वो स्प्रिंग बूट में देखेंगे। तो यहाँ पर इन्हें डिपेंडेंसी को डाउनलोड करना स्टार्ट किया। यहाँ पर ये नीचे जो है डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पर जाके देखेंगे मेवन प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर कुछ जार फाइलें जो है वो यहाँ पर ये डाउनलोड हुई है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग का कंटेक्स्ट एक ये जार फाइल डाउनलोड हुई है, स्प्रिंग एओपी ये जार फाइल डाउनलोड हुई है, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, मिनिमम मिनिमम जार फाइलें जो है वो स्प्रिंग के एक सिंपल एप्लीकेशन को रन करने के लिए यहाँ पर चाहिए होती है। ये होती है मिनिमम जार फाइल। तो ये यहाँ पर जो है मिनिमम जार फाइल जो है मेरे पास में क्या हो गई है, यहाँ पर ये डाउनलोड हो गई है ये। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ क्लासेस क्रिएट करता हूँ मैं। इसका नाम हम उसको रखेंगे ऐसे बीन। हम लोग स्प्रिंग के अंदर क्लासेस को बोलते हैं हम लोग बीन। तो एक मेरे पास में क्लास है ये प्रोडक्ट।
अब ऑब्जेक्ट मैं नहीं क्रिएट करूंगा, अब ऑब्जेक्ट मेरा फ्रेमवर्क क्रिएट करके देगा। ये मेरा हो गया प्रोडक्ट आईडी। ये मेरा हो गया प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पर मेरे पास में स्प्रिंग का जो है वो डिपेंडेंसी हमने यहाँ पर क्या कर दी, ऐड कर दी। तो अब मुझे क्या करना है कि आईओसी कंटेनर कंटेनर को ये बताना है कि कहाँ पर जो है मेरा ये पर्टिकुलरली जो है ये क्लास जो है मुझे कहाँ किसको बताना है, मुझे आईओसी कंटेनर को बताना है। पहले हम लोग क्विकली क्या करते हैं कि इस एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, उसके बाद में इसके इंटरनल को देखते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास में ये क्लासेस हो गई है। मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना पड़ेगी, जिसके अंदर जो मैं आईओसी कंटेनर को क्या करूँगा, मैं प्रोवाइड करूँगा मैं ये। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के लिए सोर्स मेन जावा, इसके अंदर एक फोल्डर होता है रिसोर्सेज, अब यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अदरवाइज पहले वो मेवन में क्रिएट होता था। रिसोर्सेज फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर मेन में जाना नीचे और राइट क्लिक करके यहाँ पर कर लेना। यहाँ पर हम लोग एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते हैं। एक्सएमएल फाइल, तो यहाँ पर हमें ये इस पर्टिकुलरली क्लास की इंफॉर्मेशन जो है वो पास करना है। और वो जो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन जो है वो हम हमें हमारे आईओसी कंटेनर को हमको उसको रीड करवाना है बाद में। तो कैसे करेंगे यहाँ पर ये, तो हमें यहाँ पर स्प्रिंग का एक्सएमएल फाइल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर ये। अब ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक्सएमएल फाइल है। अब ये इस एक्सएमएल के अंदर यहाँ पर एक ये स्कीमा का डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सएसडी। स्कीमा का जो है वो एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन, तो इसके अंदर क्या है, जो भी टैग होते हैं उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो एक्सएसडी है, वो एक्सएसडी जो है वो वहाँ पर उसका डेफिनेशन है, ये भी
क्लासेस से ही बनती है ये भी। जब ये स्प्रिंग कम्युनिटी ने हमको दिया हुआ है यहाँ पर ये, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर एक्सएसडी क्या होते हैं, ये सॉरी नॉट ओनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एक्सएमएल के अंदर एक्सएसडी क्या होते हैं। तो एक्सएमएल भी एक लैंग्वेज है जो कि क्या करती है, मेटा डेटा प्रोवाइड करती है। तो एक्सएमएल का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन पास करते हैं किसी कंटेनर को, या वेब सर्विसेज के केस में कुछ इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर हम लोग इसके अंदर कुछ डेटा को राइट करते हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंग का क्या यहाँ पर एक्सएसडी दिया हुआ है, जहाँ पर उस बीन की क्या है यहाँ पर ये टैग की डेफिनेशन नहीं है। एक्सएसडी एक तरीके की एक्सएमएल की है जो एक लैंग्वेज होती है जहाँ पर हम लोग टैग का डेफिनेशन देते हैं यहाँ पर ये। तो एक्सएमएल, एक्सएसडी, एक्सएमएल, ये यहाँ पर क्या है ये, तो एक्सएमएल एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है जिसके अंदर जो भी टैग है हम उसको डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टैग। यस। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सएमएल के अंदर ये एक्सएसडी होते हैं जो कि उस टैग का इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहता है ये। तो ये यहाँ पर हम लोग उसको बोलते हैं एज ए एलिमेंट। जैसे हमको कोई टैग डिफाइन करना हो ये, तो ये भी अपने आप में एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग टैग को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो अब ये सब जो है वो स्प्रिंग ने हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये हमको जस्ट उसको उस पर्टिकुलरली टैग को यूज़ करना है। बट जो एक्सएमएल के अंदर जो टैग होते हैं वो एक्सएसडी के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो हम जो भी टैग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, वो हमारे क्या है, ये इस पर्टिकुलरली एक्सएसडी के पार्ट है ये। हमें बाद में और एडिशनल टैग लगेंगे तो फिर वो हमें उसके लिए एक्सएसडी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ये। तो अभी तो हमको यहाँ पर क्या है कि ये सिंपल वाला जो एक्सएसडी हम उसको यहाँ पर ये ऐड कर रहे हैं, ये सब ये स्प्रिंग का दिया हुआ है, जस्ट हमको क्या करना है, इसको ऐड करना पड़ता है। तो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच में जो एक्सएमएल है वो कॉपी पेस्ट करना है, वो सब फिक्स है, वो उसमें हमको कुछ करना नहीं है। हमको जो करना है वो हमारे लिए टैग को हमको क्रिएट करना है। तो हमको यहाँ पर एक टैग क्रिएट, एक बीन टैग यूज़ करना है जहाँ पर हमको ये बताना है कि हमको किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो स्प्रिंग के बीन के अंदर हमारे पास में एक आईडी और एक है हमारे पास में क्लास। एक है ये आईडी, एक है ये क्लास। तो ये पर्टिकुलरली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये यहाँ पर ये आईडी यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं इस क्लास के लिए। तो हमें यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट क्लास लेना है। तो पूरा की पूरा जो पैकेज के साथ में लोकेशन है ये एक्सएमएल में यहाँ पर हमको यहाँ ये डालना है ये। और ये प्रोडक्ट नाम का जो क्लास है, तो हम पूरा क्लास यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, आईडी में हम क्या करते हैं, उसकी आईडी यहाँ पर डालते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर हमने यहाँ पर ये नंबर ऑफ क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे ये, फिर धीरे धीरे करके आगे इसको रिड्यूस करेंगे एक्सएमएल को। फिर स्प्रिंग बोर्ड में इसको गायब भी करना है हमको ये। तो ये यहाँ पर हमने इसको क्या करा, यहाँ पर डिफाइन किया यहाँ पर। तो जो मैंने जिसे बताया कि ये हमारा क्लास है ये, और ये मेरा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो एक हमारे पास में क्लास और एक हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये हमको देना है आईओसी कंटेनर को स्प्रिंग के। तो ये अभी हम लोग एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच में देख रहे हैं यहाँ पर ये। तो आईओसी कंटेनर को हमको देना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो आईओसी कंटेनर का ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक क्लास क्रिएट करते हैं।
इसके अंदर हम क्या करेंगे, आईओसी कंटेनर का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास में क्या तीन पर्टिकुलरली क्या है यहाँ पर, ये इम्प्लीमेंटेशन है, एनोटेशन, क्लास पाथ, फाइल। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्लास पाथ वाले से हम लोग आईओसी कंटेनर जो है क्रिएट करेंगे। तो आईओसी कंटेनर जो है वो स्प्रिंग का ही जो है वो ऑब्जेक्ट है ये। तो न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर जो है वो हमारा ये आईओसी कंटेनर क्रिएट होगा, ये यहाँ पर ये आईओसी कंटेनर ही है ये। तो ये हमारा क्या है, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। सो दिस इज अवर आईओसी कंटेनर। ये हमारे पास में आईओसी कंटेनर है। अब इस पर्टिकुलरली आईओसी कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है कि इस एक्सएमएल के अंदर का जो लोकेशन है उसको हमको यहाँ पर ये पहुँचाना है, ये रिसोर्सेस के अंदर। तो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो एक्सएमएल है हमें इस लोकेशन पे पहुँचाना ही है। तो वैसे क्या, ये मेवन का प्रोजेक्ट है ये। तो हम यहाँ पर तो ये हमने क्या कर दिया, ये आईओसी कंटेनर के अंदर जो है ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग उसको यहाँ पर ये पास करेंगे। अभी जस्ट इतना ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आईओसी कंटेनर जो है ये क्रिएटेड होगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन पास है। तो यहाँ पर क्या, प्रोडक्ट का ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर क्रिएट होगा। तो यदि आईओसी कंटेनर यदि प्रोडक्ट प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट यदि कर देगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस पर्टिकुलरली इसके अंदर कंस्ट्रक्टर राइट करता हूँ, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है। तो एक हो गया हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन, एक हमारे पास में हो गया हमारा क्लास, और ये हमारे पास में हो गया ये हमारा ये आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर को हमने यहाँ पर ये पास किया। तो ये जो स्टेप दिख रहे हैं ये वही है ये। बहुत अभी सिंपल सा प्रोग्राम है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। तो ये हमारा ये बीन है प्रोडक्ट, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमने एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ करी। और ये हमारा आईओसी कंटेनर है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी रेडी टू यूज़ जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। अभी हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट पे लिए क्रिएट कर लें, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, ये प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो गया मेरे पास में ये। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा जो क्रिएट किया है मेरे, ये आईओसी कंटेनर ने क्रिएट करके दिया हुआ है इस पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर मैंने न्यू प्रोडक्ट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये इस पर्टिकुलरली आईओसी कंटेनर ने यहाँ पर ये। तो अभी तो मैंने बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है, लेकिन अ, हमारे पास में क्या होते हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इस पर्टिकुलरली हमारा जो प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हमारे पास में ये, हमको उसको यदि गेट करना हो, यहाँ से आईओसी कंटेनर से बाहर निकालना हो ये, तो हम क्या करेंगे कि गेट बीन इसके अंदर की एक मेथड है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो है वो उसका हम लोग आईडी पास करेंगे। तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, बट अभी यहाँ पर ये सुन लो क्या, ये आईडी पास करते हैं तब हम क्या करेंगे, हमको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा सो दैट हम उसको यूज़ कर सके, उसकी मेथड को हम लोग कॉल कर सके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये मेथड राइट कर दी है कि पब्लिक
गेट प्रोडक्ट, ये हमारा एक बिजनेस लॉजिक है ये। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट का लिस्ट अभी हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर ये। तो अभी रियल टाइम यूज केस बनाएंगे, जब समझ में आएगा कितना सारा काम जो हमारा कंटेनर देखता है ये। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो गेट बिन का जो यहाँ पर रिटर्न टाइप है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, डाउन कास्टिंग करना पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। तो हमको ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर या तो मैं न्यू से क्रिएट करता, और न्यू से क्रिएट करने के बाद में मैं मेथड को कॉल करता। लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आईओसी कंटेनर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है, और मैं इसके बाद में ये मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ मैं ये। तो क्या होगा कि मेरा बाद में क्या होगा कि यहाँ पर ये मेथड ये कॉल हो जाएगा यहाँ पर ये। तो आईओसी कंटेनर के पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ये, हमने आईओसी कंटेनर से क्रिएट करवाया, और बाद में हमारा जो बिजनेस लॉजिक है हमने उसको क्या कर लिया यहाँ पर ये कॉल कर लिया एक तरीके से यहाँ पर ये। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करते हैं। तो एक एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है ये, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये इन्फॉर्म कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली हमारे ये आईओसी कंटेनर को। अब अब हम जब भी गेट बिन करके यहाँ से प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ये मैंने पहली बार गेट बिन करा मैंने ये, फिर मैं दूसरी बार गेट बिन करता हूँ, मैं यहाँ से मैंने प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट में निकालूंगा ये प्रोडक्ट वन। और दोनों की दोनों यदि हम लोग हैश कोड प्रिंट करवाएं, ये प्रोडक्ट का हैश कोड है, और ये प्रोडक्ट के यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट को मैंने दो बार निकाला है मैंने। अब मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा कि प्रिंट करवाऊंगा दोनों का हैश कोड, तो ये क्या करेगा मुझे ये हेक्साडेसिमल कोड प्रिंट हो गया, हैश कोड हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो मुझे क्या करेगा ये सेम ही रिटर्न करेगा ये, सेम सेम हैश कोड ही रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट की डिमांड करोगे यहाँ से, तो जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वही वहाँ पर रिटर्न होगा। उसका मतलब है कि उस आईओसी कंटेनर ने एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिया है। क्यों एक क्रिएट करके दिया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सिंगलटन होता है, ये एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये कर देता है, उसके अंदर सिंगलटन इम्प्लीमेंट भी कर देता है यहाँ पर ये। लेकिन मैंने यदि यहाँ पर जो स्कोप है उसको कर दिया प्रोटोटाइप, तो हमारा यहाँ पर जो देखो हैश कोड चेंज हो गया। अब ये क्या करेगा, जब जब तुम ऑब्जेक्ट की डिमांड करोगे यहाँ पर गेट बिन लगा के ऑब्जेक्ट निकालोगे आईओसी कंटेनर से, तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, फिर वो सिंगल टन नहीं रहेगा वही। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में होंगे, सिंगलटन से रिलेटेड, प्रोटोटाइप से रिलेटेड। जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे तो सिंगलटन में सिंगलटन इंजेक्ट करेंगे, या सिंगलटन में प्रोटोटाइप इंजेक्ट कर सकते हैं क्या, इस टाइप के क्या होता है क्वेश्चन होते हैं कुछ ये। तो उसको हम आगे देखेंगे ये। अभी हमने क्या करा, फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया जहाँ पर सिंपल सा जावा का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आईओसी कंटेनर के थ्रू। अभी सिंपल सा जावा क्लास थी जैसा कोर जावा में राइट करते हैं, बट इसको जो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से क्रिएटेड हुआ ये। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं कल।